यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से चित्रा स्वागत है। सो ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। भाई साहब, पहले वाले गानों में सोफिस्टिकेटेड अश्लीलता थी। चलो कोई बात नहीं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। उसके लिए अलग से एक बार जूम सेशन ले लेंगे इफ यू विश, कि पुराने गानों में क्या होता था क्या नहीं होता था। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन काम की बात पे आते हैं। गाइस यहां पे इसके बाद में जो एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं ATG हुआ, उसके बाद में छोटा सा सेक्शन है ATGG करके, ठीक है। अब गाइस ये ATGG क्या बोलता है पता है? ATGG ये सेक्शन क्या है वो मैं आपको बता दूं पहले। ATGG सेक्शन क्या है कि रेंट पेड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी को भाड़े पे लेते हो और उसका अगर आप भाड़ा दे रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा ATGG में। तो अंडर सेक्शन ATGG डिडक्शन किस चीज पे मिलता है? अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो आपने भाड़े पे ली है। आपको पता है एक अपन ने सैलरी में HRA पढ़ा था, हाउस रेंट अलाउंस, और HRA में मैंने क्या बोला था? HRA जो है वो HRA मिलता था तो उसमें एक एग्जेम्पशन मिलता था। वो एग्जेम्पशन कैसे मिलता था? एक तो था कि HRA में वो पता है कुत्ता TC उधर है में HRA, उसमें एग्जेम्पशन मिलता था 40% और 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो गाइस सैलरी वालों को तो HRA मिल जाता है एग्जेम्पशन, लेकिन अगर मान लो आप सैलरी, आपको HRA नहीं मिल रहा, आप सैलरी एम्प्लॉय हो, HRA नहीं मिल रहा, या फिर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो और आपको HRA नहीं मिल रहा ऑब्वियसली, तो उस पर्टिकुलर केस में एक डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन ATGG का। और ATGG का डिडक्शन किसको मिलता है? किसी भी इंडिविजुअल को मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है पता है? या तो 5,000 रुपीज पर मंथ। सो 5,000 रुपीज पर मंथ मीन 12 महीने का कितना हो गया? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ के लिए तो आपका हो जाएगा 60,000 रुपीज। दूसरा 25% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ATGG में डिडक्शन किसको मिलेगा? कि अगर आपने मान लो रहने के लिए घर भाड़े पे लिया, उसका भाड़ा दे रहे हैं तो इसमें डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कितना मिलता है? 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन गाइस यहां पे कंडीशन है कि ये डिडक्शन ATGG का तभी मिलेगा जब असेसी और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और HUF शुड नॉट ओन एनी हाउस एट द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी। मींस आप खुद, आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन या आपका HUF उस जगह पे और कोई घर होल्ड नहीं करता है और कोई घर ओन नहीं करता है। अरे भाई वो घर ओन कर रहा है तो उसी घर में रहो ना, भाड़े पे रहने की जरूरत क्या है? भाड़े में रहने की जरूरत क्या है? भाड़े पे रहने की जरूरत क्या है करके, ठीक है, भाड़े पे रहने की जरूरत क्या है? आप वहीं पे रहो ना, उसी घर में रहो ना फिर। तो गाइस यहां पे एक बात बताऊं, जहां पे आपने घर भाड़े पे लिया है वहां पे आपकी स्पाउस या आप या आपका माइनर चाइल्ड और HUF कोई भी घर ओन नहीं करता है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये डिडक्शन मिलता है 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। और भाई साहब यहां अब आप पूछोगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलेंगे? तो यहां एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है आप पहले ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, माइनस कर दो ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट ATGG। तो ATGG को छोड़ के बाकी जितने भी डिडक्शन है वो आप लेस कर दो, दैट इज कॉल योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो GTI में से ऑल डिडक्शन लेस करो एक्सेप्ट ATGG, तो आपको मिल जाएगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25%, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम एंड 5,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। पहले आप एक काम करो, एज इट इज इतना एक बार कॉपी कर लो जो आपको बोर्ड पे दे रखा है। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट इसको कॉपी कर लो। ATGG एज इट इज यहां से एग्जाम, यहां से एक बार कॉपी करो इसको। ये रिकॉर्डेड है नहीं रे, मैं लाइव हूं रे बाबू। जैन जी को तो यही बदनाम किया हुआ है सर, पहले के गाने बड़े अश्लील होते थे। हाँ ध्रुव रुक जा बेटा, चलेगा। आगे जो भी है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आंसर इज यस, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, क्या दिक्कत है? पेपर डिस्कशन गाइडेंस है वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। कॉपी करो उसको, कॉपी करो। सैलरी वाले पर्सन को ये डिडक्शन, सैलरी वाले को अगर HRA नहीं मिल रहा है, अगर HRA मिल रहा है तो वो HRA का एग्जाम्पशन उधर लेगा ना।
तो ये एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, मतलब ये रेंट पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, एचआरए नॉट रिसीव्ड, एचआरए नहीं मिल रहा है, तो आप ये डिडक्शन ले सकते हो, कोई भी सैलरी वाला, बिजनेस वाला, कोई भी ले सकता है। तो देखो आपने क्या लिखा, बोलो एक बार, बोलो डन। एक बार बोलो डन। एक बार बोलो डन। ऐसा कोई एसएससी के लिए लिमिट है कि कितने डिडक्शन ले सकता है? सभी ले सकते हो, क्या दिक्कत है? सभी ले सकते हो, लेकिन आप न्यू टैक्सेशन रिजिम में नहीं मिलता। न्यू टैक्सेशन रिजिम में वो 2-3 डिडक्शन ही मिलते हैं, एक तो 80JJAA है, एक 80CCD2 और 80CCH2। चलो, बोलते हो आप अश्लील बातें करते हो, मैंने आज तक अश्लील बात नहीं की, पता है तुमको, फालतू बात मत करो। इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा 5000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। Assessee or his spouse or minor child or HUF should not own any house at the place of his duty. Adjusted GTI means GTI minus all deduction under chapter 6A except 80GG. HRA मिल रहा है और वो रेंट पे कर रहा है, तो उसका डिडक्शन उसको HRA वाली एग्जेम्पशन में मिलेगा। सर एचआरए मिल रहा है एंड रेंट पे नहीं हुआ तो कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्ट, तो रेंट पेड यहां निल आ जाएगा, तो निल माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा ना, तो ऐसा भी यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा ना। ये कब मिलता है? जब आप भाड़े पे रह रहे हो और आपको एचआरए नहीं मिल रहा। हाँ, इसमें वो नहीं करना, इसमें सिर्फ जीटीआई लेना है, इसमें से जीटीआई में से वो 112 है, 111 है वगैरह वो लेस नहीं करना है, यहां सिर्फ जीटीआई लेना है। चलो डन। अब आप एक काम करो, आ जाओ अपनी बुक में, एक छोटू सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 158। वाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 158। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, आ जाइए सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, मिस्टर गणेश अब बिजनेसमैन है, बंदा बिजनेसमैन है, उस टोटल इनकम बट बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, 80GG लेने से पहले वाला इसका टोटल इनकम 4,60,000 है। He paid the house rent of 12,000 per month in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai. Compute the deduction allowed to him under section 80GG for the assessment year 26-27 if he exercised the option of shifting out of the default taxation regime। मतलब ये ओल्ड टैक्सेशन regime में जा रहा है तो कितना डिडक्शन मिलेगा? तो सीधी सी बात है 80GG में डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलता है? जो मैंने बोला तीन चीजें, तीनों में से whichever is lower। तो पहला है तुम्हारा 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ 12 महीने का हो गया 60,000। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई, आपका एडजस्टेड जीटीआई क्या होता है? टोटल इनकम, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से ऑल डिडक्शन लेस कर दो 80GG लेस करने से पहले। तो 80GG लेस करने से पहले ऑलरेडी दे रखा है 4,60,000, तो आप करो 4,60,000 का 25%। So 4,60,000 का 25% इट्स कम्स टू द 1,15,000। और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब गाइस एक बात समझना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, आप रेंट कितना पे कर रहे हैं? 12,000। तो आप 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ का रेंट हुआ 1,44,000 और माइनस कर दो 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो जीटीआई कितना है आपका 460, तो 10% हो जाएगा 46,000। तो आप लेस कर दो तो 1,44,000 माइनस 46,000 इट्स कम्स टू द 98,000। तो 98,000, 60,000 एंड 1,15,000 लोअर कम्स टू द 60,000, तो आपको 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, 60,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। चलो सिलेबस कब खत्म होगा? बस ये लास्ट वीक है ना, ये लास्ट वीक है आपका, अगला वीक इज लास्ट। जीएसटी चालू होगा 19 से, उससे पहले पहले सब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो डन डन डना डन 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 डना डन डन। ठीक है, 98,000।
चलो दिस इज द ATGG। चलो ATGG के बाद जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखना आपको, लिखो ATGG के बाद। अच्छा एक डाउट बच्चों का ये आया, डाउट ये आया कि सर एक बात बताओ, इसके ऊपर वाली जो सेक्शन थी ATG में क्या लिखा था कि एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% से ज्यादा एलिजिबल डोनेशन नहीं हो सकता। और एडजस्टेड टोटल इनकम किसको बोलते थे? आप पहले GTI ले लो माइनस ऑल डिडक्शन कर दो एक्सेप्ट ATG। एक बात बताओ, मैंने बोला आप एक काम करो, ग्रॉस टोटल इनकम ले लो माइनस कर दो ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट ATG। लेकिन सर ATGG में क्या बोला है? एडजस्टेड GTI कैसे निकालना है? GTI माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट ATGG। सर कभी एग्जाम में दोनों साथ में आ गए तो? सर एक बात बताओ, दोनों एग्जाम में आ गए, जैसे ATG का कैलकुलेशन भी आ गया और ATGG का कैलकुलेशन भी आ गया, तो सर कैसे करेंगे? क्योंकि यहां पे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए GTI में से ऑल डिडक्शन लेस करो ATG को छोड़ के, मतलब ATGG लेस होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है कि ऑल डिडक्शन लेस कर दो ATGG को छोड़ के, मतलब ATG लेस होना पड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे? एक बात बताओ, प्रैक्टिकली हाथ से आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों डिडक्शन आ जाए तो। ATGG और ATG में अगर ये लिमिटेड कैटेगरी वाला आ जाए तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए फिर कॉस्टिंग में आप लोग सीखोगे साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड, और ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड आप नहीं लगा सकते। तो प्रैक्टिकली आज तक एग्जाम में हिस्ट्री में 40 साल का रिकॉर्ड है कि कभी भी दोनों डिडक्शन एक साथ में नहीं पूछे गए। दोनों डिडक्शन ATG और ATGG दोनों साथ में नहीं पूछे गए। अगर साथ में पूछेंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बिकॉज यहां लिखा हुआ है कि भैया आपको ATI निकालना है। ATI कैसे निकालना है? GTI माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट ATG, और इसमें निकालना है एक्सेप्ट ATGG। तो इट इज नॉट पॉसिबल ना, आप कैसे करोगे? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा एग्जाम में लास्ट के 40 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अभी ये ATGG सेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, अभी अपन अगली सेक्शन पे चलते हैं। दैट इज द इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेक्शन आप लिखिए अपनी बुक में, लिखिए सेक्शन 80GGB/ATGGC, GGB/ATGGC। हेडिंग दो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। गाइस अगर आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो गाइस इसमें दो सेक्शन है, एक ATGGB और एक ATGGC। ATGGB जो सेक्शन है ना, डैश करके ऐसा लिखो जैसा मैं बोलता हूं वैसे ही, इंडियन कंपनीज के लिए है। इंडियन कंपनीज जो है उसके लिए ATGGB है, और ATGGC है वो अदर SSC के लिए है। जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है लिखते जाओ। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा पता है? 100%। भाई साहब अगर आपने बीजेपी को डोनेशन दिया, कांग्रेस को डोनेशन दिया, आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया, मनसे को डोनेशन दिया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना को डोनेशन दिया, 100% डिडक्शन। 100% ऑफ डोनेशन, जितना डोनेशन दोगे उतना डिडक्शन मिल जाएगा। गाइस यहां एक नोट लिखो, नो डिडक्शन इफ डोनेशन मेड इन कैश। कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, चेक से देना है, चेक्स पे देना है, चेक। चलिए तो देखो दो सेक्शन अपन ने साथ में लिखी, दैट इज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ATGGB। अब बोलोगे इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है पता है? मैं कैसे एक बात बताऊं, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है? एक तो पॉलिटिकल पार्टी तो आप समझते हो ना, बीजेपी है, जैसे ये बीजेपी ऑरेंज कलर वाली, ठीक है, या फिर कांग्रेस है,
या आम आदमी पार्टी है, ऐसा होता है बीजेपी, ऑरेंज कलर बोले बीजेपी ठीक है, बीजेपी वाला कलर। लोग क्या बोलते हैं पता है कि यहाँ पे आईफोन वालों को बोला कि ऐसे कलर का आईफोन बनाओ, बीजेपी कुछ भी, मतलब देयर इज नो लॉजिक सेंस, तो भी कुछ भी बोलते लोग। तो एक बात बताओ कि अगर मान लो बीजेपी को डोनेशन दिया, कांग्रेस को दिया, आम आदमी पार्टी को दिया, मेरी फेवरेट है मायावती करके, ठीक है, जिसकी बहुजन विकास पार्टी करके है, बीएसपी, तो बीएसपी को दिया, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर इंडियन कंपनी डोनेशन देगी ना तो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। और अदर कोई डोनेशन देगा, जैसे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, वो अगर डोनेशन देंगे तो उस पर्टिकुलर केस में डिडक्शन मिलेगा 80 जीजीसी में। कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% ऑफ द डोनेशन। आपकी जितनी मर्जी है उतना डोनेशन दो, 100% डिडक्शन मिलेगा, बट कैश में नहीं देना है। मतलब चेक वगैरह से दे सकते हो, कैश में नहीं देना। कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर एक बात बताओ, ये पॉलिटिकल पार्टी तो समझा, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होते हैं पता है? एक बात बताओ, एक चीटिंग का एक तरीका है। जैसे क्या होता है, आप अगर जैसे मान लो मैंने है ना, जैसे मान लो अंबानी है, रिलायंस ने अगर बीजेपी को डोनेशन दे दिया तो रिलायंस लोगों को क्या लगेगा? रिलायंस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, मतलब बीजेपी जो है वो रिलायंस को फायदा पहुंचाएगी। या जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके अदानी जी है, तो अदानी ने बीजेपी को दिया डोनेशन, तो बोले हाँ अदानी और बीजेपी के बीच में थोड़ा ऐसा सेटिंग है। या मान लो एक जिंदल करके है, जिंदल ने अगर कांग्रेस को दिया तो लोग बोलेंगे जिंदल और कांग्रेस के बीच में कुछ ना कुछ सेटिंग है। या फिर मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर बजाज करके एक बंदा, बजाज करके कंपनी है, उसने अगर मान लो आम आदमी पार्टी को दिया तो बोलेंगे आम आदमी पार्टी और बजाज के बीच में कुछ सेटिंग है। या अगर बीबी सर ने मायावती को दिया बीएसपी को, तो लोग क्या बोलेंगे कि मायावती और बीबी सर के बाद मायावती मतलब उसकी पार्टी के साथ, मायावती के साथ मेरा कुछ नहीं है करके, ठीक है, मायावती और बीबी सर का कुछ सेटिंग है, तो पता चल जाता था। तो इन्होंने एक चीटिंग करने के लिए क्या किया पता है तुमको? अब ये लोग डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं देते, ये डोनेशन देते इलेक्टोरल ट्रस्ट को, एक ट्रस्ट बना दिया, और ये डोनेशन देते इलेक्टोरल ट्रस्ट को। और इलेक्टोरल ट्रस्ट डोनेशन किसको देता है? पॉलिटिकल पार्टी को। मतलब अब जैसे क्या होगा कि जैसे अदानी जी है या अंबानी जी है या मान लो बीबी सर है या जिंदल है, ये डोनेशन डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे, डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे, ये डोनेशन देंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट को। और इलेक्टोरल ट्रस्ट किसको डोनेशन देता है? आगे जाके वापस पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्टोरल ट्रस्ट जाके डोनेशन किसको देता है? पॉलिटिकल पार्टी को। तो क्या होता है, डायरेक्टली सेटिंग नहीं माना जाता, नाम नहीं जुड़ता है आपका। तो इसके लिए इन्होंने बनाया इलेक्टोरल ट्रस्ट। मैं बताऊं, अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको बहुत सारे इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में पता चला। इलेक्टोरल ट्रस्ट रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट है, जिसका मैं आपको नाम बताऊं ना, आपको पता चलेगा। देयर इज अ वन इलेक्टोरल ट्रस्ट, भाई साहब है ना, मैं बताऊं इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट है। और वो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है उसने भाई साहब करोड़ों रुपए लोगों से डोनेशन लिया है, और इलेक्टोरल ट्रस्ट ने डोनेशन फिर आगे जाके दिया है करके, ठीक है। वो इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम आई थिंक प्रूडेंट करके नाम है, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये देखो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, हाँ। तो ये प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट है ना, इसकी अगर आप वेबसाइट, इसका जो है इनका रिपोर्ट देखोगे, दैट इज द प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट करके ये है। इन्होंने 2024 में ये एक फाइल की थी। तो इन्होंने क्या किया, इनको टोटल डोनेशन कितना मिला था पता है इलेक्टोरल ट्रस्ट को इस साल में? इलेक्टोरल ट्रस्ट को लोगों से डोनेशन मिला इतना, आप काउंट करो कितना होता है पता है ये रुपीज में? मेरे से तो काउंट ही नहीं किया जाता। कैसे, हम तो हिंदी वाले माध्यम के विद्यार्थी है, तो ऐसे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब 1075 करोड़ रुपीस, 1075 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला इलेक्टोरल ट्रस्ट को। और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट को किस किसने दिया? अब देखो इन लोगों ने दिया, ये जो लोग है करके, ठीक है, आप देखोगे ना नाम, ये किस किसने दिया? आरपीएचजी वेंचर करके उसने दिया, एक हल्दिया ग्रुप है उसने दिया, उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं गवर्नमेंट से पता है, तो मेगा इंजीनियरिंग को दिया। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने इसको दिया है। जीएमआर हॉस्पिटलिटी ने दिया, अब पन्ना करके है उसने, भारतीय एयरटेल ने देखो 5 करोड़ रुपया दिया है यहाँ पे, 5 करोड़ रुपया एयरटेल ने दिया। एक स्कॉर्पियो बायो सॉल्यूशन है उसने 5 करोड़ रुपया दिया। ये तेंजोर पावर लिमिटेड है उसने 10 करोड़ रुपया दिया। तो ये सब इलेक्टोरल ट्रस्ट को देते हैं डोनेशन, और ये लोग इलेक्टोरल ट्रस्ट को देते हैं करके, ठीक है। और इलेक्टोरल ट्रस्ट फिर क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टियों को देता है।
और इलेक्टोरल ट्रस्ट के बाद जितना 1000 करोड़ आया ना, 1000 करोड़ में से देखो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दिया, बेचारा सबसे पहले कांग्रेस को दिया। तो कांग्रेस को कितना दिया? पहले तो 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, 5, 10 करोड़, इतना कांग्रेस को दिया। एक बार 50 करोड़ भी दिया, एक बार 19 करोड़ दिया, एक बार 20 करोड़ दिया, एक बार 22 करोड़ दिया, एक बार 1 करोड़ 40 लाख दिया। मतलब इन पे तो चीटा मारा है, चीटा चीटा, कांग्रेस पे चीटा मारा। मेन तो किसको दिया है भाई साहब? ये भारत राष्ट्र समिति को थोड़ा थोड़ा ही दिया है करके, ठीक है। मेन तो भाई साहब हमारी फेवरेट वाली पार्टी, मान लो तुम्हारी फेवरेट वाली पार्टी बीजेपी को दिया। बीजेपी को एकदम, मतलब बाकी को तो चीटे मारे पॉलिटिकल पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी पे 11 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, एक जगह 10 करोड़, 1 करोड़ जगह 65 करोड़ रुपया दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 65 करोड़ रुपीस दिया इस इलेक्टोरल ट्रस्ट ने करके, ठीक है भाई। यहां तो देखो एक जगह तो है ना 118 करोड़ रुपीस, एक जगह दिया 218 करोड़, एक जगह 82 करोड़, एक जगह 50 करोड़, एक जगह 70 करोड़। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट ने भाई साहब क्या किया? डोनेशन किसको दिया? अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग ऐसे अल्टीमेटली भाई साहब, अल्टीमेटली जो है क्या होता है कि आप जो है वो डोनेशन, देखो आप डोनेशन भले पॉलिटिकल पार्टी को दो या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर इंडियन कंपनी ने दिया तो इंडियन कंपनी को 80 GGB में मिलेगा, और अदर ने दिया तो उस पर्टिकुलर केस में 80 GGC में मिलेगा। 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप जो है ना वो डायरेक्ट डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को मत दो, भले इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कैश में नहीं देना। लेकिन गाइस एक क्वेश्चन ये आता है, इधर देखो सब लोग इधर देखो, लास्ट पार्ट बस। एक क्वेश्चन ये आता है कि आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर या ब्रोशर में एडवर्टाइजमेंट दिलाते हो, अभी बोलता आप तो राहुल गांधी के सपोर्टर हो, भगवान, मतलब मैं सपोर्टर अभी तो बोला मायावती का हूं, ठीक है, और अब बोलते हो तुम राहुल गांधी के सपोर्टर हो, भगवान, मेरे को ऐसा तुम मानते हो। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है, मैं सपोर्टर हूं निर्मला सीतारमण जी का सिर्फ, बस। चलो इधर देखो सब लोग, चलो इधर देखो सब लोग। गाइस एक बात बताओ मुझे, अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हो, एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर या ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप न्यूज़पेपर या ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पीजीबीपी में अलाउ होता है क्या? मुझे बताओ ना, पीजीबीपी में अलाउ होता है क्या? आपको अगर याद रहेगा तो एक सेक्शन 37 पढ़ी थी, और 37 में मैंने बोला था कि भाई इंडियन कंपनी है या अदर एसएससी है, कोई भी हो, तो क्या पीजीबीपी में इसका डिडक्शन मिलता है क्या? पीजीबीपी में इसका डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, पीजीबीपी में इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता। तो पीजीबीपी में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो गाइस मैं अगर बात करूं पीजीबीपी की, तो पीजीबीपी में तो डिडक्शन नहीं मिलता, नो डिडक्शन, कोई खर्चे का डिडक्शन वो नहीं मिलता पीजीबीपी में। लेकिन गाइस एक बात बताओ, आपने अगर एडवर्टाइजमेंट दिया पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर ब्रोशर में, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, पीजीबीपी में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन क्या सर इसको डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हैं या नहीं? सर एक बात बताओ, इसको डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हैं या नहीं? ऐसा बोल सकते हैं क्या ये डोनेशन दिया? आपने एडवर्टाइजमेंट कराया, आपने करवाया तो एडवर्टाइजमेंट है, आपने करवाया तो एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, ब्रोशर में एडवर्टाइजमेंट कराया है, लेकिन क्या इसको डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? एक बात बताओ, आप लोग जो है यहां पे डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी मान सकते हैं या नहीं? अगर आपने मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया, आपने अगर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट क्या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं? एडवर्टाइजमेंट क्या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी है या नहीं? राइट आंसर इज, गाइस मैं अगर राइट आंसर दूं ना, तो आप बोलोगे एडवर्टाइजमेंट डोनेशन थोड़ी है, एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ डोनेशन। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ोगे, तो कंपनीज एक्ट में ऐसा दे रखा है कि भाई साहब डोनेशन इंक्लूड
एडवर्टाइजमेंट इन द पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़पेपर, ये कंपनीज एक्ट में दे रखा है। तो जब कंपनीज एक्ट में दे रखा है, गाइस एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट जो है आपका, कंपनीज एक्ट 2013 जो आप लॉ पढ़ते हो, तो लॉ में, कंपनीज लॉ में ऐसा दे रखा है कि अगर कोई कंपनी है और इंडियन कंपनी है, और वो इंडियन कंपनी अगर एडवर्टाइजमेंट करती है इन द पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़पेपर, क्योंकि आप अगर लॉ वाली फैकल्टी को पूछोगे और उसको पूछना लॉ वाली फैकल्टी को कि सर एक बात बताओ, क्या ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है या नहीं एडवर्टाइजमेंट, तो वो बोलेंगे है, कि वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन माना जाएगा अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो गाइस अगर इंडियन कंपनी ने ऐसा किया तो इंडियन कंपनी को क्या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिलेगा या नहीं, अंडर चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलेगा या नहीं, तो इंडियन कंपनी ने किया तो मिल जाएगा यस अंडर सेक्शन 80 GGB, क्योंकि कंपनी लॉ ये बोलता है कि एडवर्टाइजमेंट इन द पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़पेपर और ब्रोशर इज ट्रीटेड एज द लाइक डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, तो इंडियन कंपनी को मिल जाएगा। लेकिन बाकी ने किया तो उसके लिए बेटा ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो नो डिडक्शन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला, क्या देखो, अगर इंडियन कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर ब्रोशर और पॉलिटिकल पार्टी में, तो पीजीबीपी में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट यहां पे ये डोनेशन माना जाएगा। आंसर इज यस, बिकॉज गाइस अगर मैं बोलूं ना एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इट इज ट्रीटेड एज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, बट ये कंपनीज एक्ट तो सिर्फ कंपनीज के लिए लगता है, बाकी के लिए नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए आपने पहले अगर ये कॉपी कर लिया था तो अब आप इतना सा ये वाला कॉपी और कर लीजिए, ये कॉपी और कर लीजिए, एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसको आप कॉपी कर लीजिए प्लीज, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए। और चाहिए तो ऐसे एरो भी बना दो, इंडियन कंपनी पीजीबीपी में नो डिडक्शन, बट अंडर चैप्टर 6 से डिडक्शन मिल जाएगा, बट अदर एसएससी के केस में कहीं डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिलाया। डन बाबू डन, एक पल का जीना फिर है तो जाना, ऐसे कुछ गाना है। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस दो प्यार के बोल झिलमिलाएंगे, ऐसे से फालतू फालतू पहले गाने आते थे। हाँ चलो गाइस डन। अब एक बात समझना, एक और आपकी ऐसी लास्ट सेक्शन जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलो डन, फिर उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए ऑल पीपल पे अटेंशन, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। हेडिंग दीजिए सेक्शन 80 JJAA, जा मत आ, 80 JJAA, सेक्शन का नाम दीजिए 80 JJAA, और इसको मार्क करिए ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये आएगी एग्जाम में। और मैं बताऊं इस एग्जाम में भी आई थी, जैन वाले में, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था उसमें भी एग्जाम में पूछा गया था 80 JJAA। सर डिफिकल्ट मत बोलो, डर लगता है। नहीं डोंट वरी, डिफिकल्ट नहीं था, आपको भी पेपर बताऊंगा, डोंट वरी। 80 JJAA लिखो, हेडिंग दो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। बस ये हेडिंग देखे और रुक जाओ। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, ये हेडिंग दो और उसके बाद रुक जाओ। 80 JJAA, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, 80 JJAA।
डन गाइस, अब आप रुक जाओ, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सब लोग इधर ध्यान दो, कुछ भी नहीं लिखना, इधर ध्यान दो। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान देनी है। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चलो डन, इधर देखो गाइस, ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? अगर कोई भी एसएससी है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सब लोग इधर देखो। अगर कोई भी एसएससी है, कोई भी एसएससी है जो कि बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है? बिजनेस, मतलब आपका मेन काम है, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, एंड आपकी ऑडिट होती है, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी ऑडिट होती है 44AB में, टैक्स ऑडिट होती है 44AB में। ऑडिट कब होती है? जब आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या अगर आपका कैश में टर्नओवर 5% से ज्यादा नहीं है तो वो लिमिट 10 करोड़ हो जाती है, तो आपकी ऑडिट हो रही है। तो अगर आप बिजनेस, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज इधर देखना, क्या देख रहा है मोबाइल में यार, मैं बताऊं वो चली जाएगी, और अगर पास हो गया ना तो उससे बेटर मिलेगी, भरोसा रख, आई एम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इधर ध्यान देते, अगर कोई एसएससी है जो बिजनेस कर रहा है एंड उसकी ऑडिट होती है अंडर सेक्शन 44AB, ऑडिट होती है उसकी, ठीक है। अब गाइस, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, सबको बोला है कि नए लोगों को जॉब दो, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जॉब दो। तो अगर आप इस साल में न्यू एम्प्लॉइज को जॉब देते हैं, न्यू एम्प्लॉइज आप रिक्रूट करते हैं, नए एम्प्लॉय जो रिक्रूट करेंगे, तो नए एम्प्लॉय जितने भी आपने रिक्रूट किए, उनकी जो भी सैलरी रहेगी या जो वेजेस रहेगा, उस पे आपको पीजीबीपी में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब आप पीजीबीपी में 100% डिडक्शन तो लो ही लोगे भाई। आप नए बिजनेस में जो नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे, नए लोगों को जॉब दोगे, तो पीजीबीपी में उस पे 100% डिडक्शन मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो भी नए एम्प्लॉय होंगे ना, उनको जो आप सैलरी दोगे, जो न्यू एम्प्लॉय को सैलरी दोगे, उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। और अंडर सेक्शन 80JJAA में आपको 30% डिडक्शन मिलेगा ऑन द न्यू एम्प्लॉय रिक्रूटेड। गाइस, हमारी गवर्नमेंट चाहती है हर आदमी को रोजगार दो, इंडिया में रोजगार दो। तो ये कंपनियों को बोला, लोगों को बोला कि तुम बिजनेस कर रहे हो ना, तुम्हारी ऑडिट भी हो रही है, तो तुम एक काम करो ना, नए एम्प्लॉय रिक्रूट करो ना, नए एम्प्लॉय रिक्रूट करो। तो उनको जो सैलरी वेजेस जो दोगे, पहले तो आप पीजीबीपी में 100% डिडक्शन तो ले ही लोगे, हम आपको एडिशनल डिडक्शन 80JJAA में और देंगे। JJAA को याद कैसे करना है? जामत आ, क्या बोलने का? जामत आ, जामत आ, मतलब नए एम्प्लॉय को बोले आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। सो आओ राजा, जामत आ करके, ठीक है। तो जामत आ, दैट इज नए एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, उस पे आपको 30% डिडक्शन मिल जाएगा। जितना आपने उनको सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, उसका 30% डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन गाइस, इसमें एक चीज समझना, सर न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या? तो न्यू एम्प्लॉय मतलब समझने की कोशिश करना। अगर आपके बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, मींस आपका जो बिजनेस है, और बिजनेस का अगर आपका फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर है तो ऑल एम्प्लॉय जो है वो ऑल न्यू एम्प्लॉय माने जाएंगे। भाई जितने एम्प्लॉय आप रिक्रूट करोगे, पहला साल है बिजनेस का, तो बिजनेस का पहला साल है, तो जितने एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे ऑल आर न्यू एम्प्लॉय, सब नए एम्प्लॉय है करके, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर आपका सबसीक्वेंट ईयर है, सबसीक्वेंट ईयर है, मींस बिजनेस का आपका पहला साल नहीं है, आप बिजनेस का दूसरा, तीसरा, चौथा साल है, तो नए एम्प्लॉय किसको बोलेंगे? नए एम्प्लॉय का मतलब होता है कि जितना आपके एम्प्लॉय में नेट एडिशन हुआ, जितना नेट एडिशन हुआ, दैट इज कॉल योर न्यू एम्प्लॉय।
जितना नेट एडिशन हुआ दैट इज कॉल योर न्यू एम्प्लॉय। एग्जाम्पल के लिए मान लो गाइस, अगर मान लो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस, हमारा ऑलरेडी कंपनी पहले से चल रहा है, तो न्यू एम्प्लॉय का मतलब हमारे केस में क्या होगा पता है कि आपके पास ओपनिंग कितना था। जैसे ओपनिंग हमारे पास 100 एम्प्लॉय थे, ओपनिंग में मतलब 1/4/2025 को हमारे पास 100 एम्प्लॉय थे। इस साल हमने न्यू एम्प्लॉय को जॉब दिया 20 लोगों को, लेकिन जॉब छोड़ के गए 15 लोग। तो एट द एंड हमारे पास कितने बचे? 105 लोग बचे। तो गाइज एक बात बताओ, यहां नेट एडिशन कितना हुआ? तो नेट एडिशन आपका 20 नहीं हुआ, नेट एडिशन तो आपका 5 ही हुआ ना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास 100 थे, 20 को जॉब ज्वाइन कराया आपने, 15 छोड़ के चले गए, लास्ट में 105 बचे, तो आपका नेट एडिशन कितना हुआ? 5। तो न्यू एम्प्लॉय कितने माने जाएंगे? 5। और ये 5 को जितना आप सैलरी दोगे, वेजेस दोगे, उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा, उसका आपको 30% डिडक्शन मिलेगा। तो गाइज ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? कि आपके न्यू एम्प्लॉय होने चाहिए। तो न्यू एम्प्लॉय को जो आप जॉब दोगे, उनको उनका जितना आप सैलरी दे रहे हो उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। जामत आ जे जे डबल ए, जामत आ, ठीक है। तो देखो न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या? अगर बिजनेस का पहला साल है तो जितने एम्प्लॉय नए वाले हैं वो सब नए हैं। अगर मान लो सबसीक्वेंट ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस एम्प्लॉय का कितना था, नए कितने आपने रिक्रूट किए, माइनस लेफ्ट कितने हुए, तो बेटा नेट एडिशन कितना हुआ? 5 का। तो 5 आपके न्यू एम्प्लॉय माने जाएंगे। अब एक और चीज समझना, लेकिन ये सेक्शन इतनी भी इजी नहीं है, इसमें कुछ कंडीशन है इस डिडक्शन के लिए। ये डिडक्शन लेने के लिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि भाई साहब आपका एम्प्लॉय कम से कम मींस यहां पे मिनिमम इस साल में 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना चाहिए, वो ही एम्प्लॉय को लेंगे। जो इस साल में 240 डेज या उससे ज्यादा जॉब किया हो, आपके पास 240 डेज या उससे ज्यादा उसने जॉब किया हो, उसी एम्प्लॉय को न्यू एम्प्लॉय में लेंगे। लेकिन गाइस इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर के बिजनेस में है, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरेल्स के बिजनेस में है, या तो लेदर के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर जूते वूते बनाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरेल्स के बिजनेस में है, तो यहां पे 240 डेज की जगह आपकी कंडीशन 150 डेज होगी कि एम्प्लॉय एटलीस्ट 150 डेज काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि वो एम्प्लॉय होना चाहिए जिसका सैलरी जो है ना, वो सैलरी अप टू सैलरी उसका 25,000 पर मंथ होना चाहिए। मतलब बेचारा गरीब एम्प्लॉय, छोटे तबके का एम्प्लॉय जिसका सैलरी 25,000 से कम है, उसी पे डिडक्शन मिलेगा। जो 25,000 से ज्यादा वाला है सैलरी वाला, उस एम्प्लॉय पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो 25,000 या उससे कम की सैलरी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि वो एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो पार्टिसिपेट कर रहा हो। दैट इज द थर्ड कंडीशन। एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि उसको जो सैलरी दे रहे हैं ना, वो अकाउंट पे ही चेक से देनी चाहिए, या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही देनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको न्यू एम्प्लॉय को जितना इमोल्यूमेंट्स पे करेंगे, जितना सैलरी वेजेस पे करेंगे, उसका 30% डिडक्शन आपको 80 डबल जे डबल ए में मिलेगा। अब एक बात समझना, अगेन रिपीटिंग, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस जिसकी ऑडिट होती है। न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, जितना सैलरी वेजेस पे कर रहे हो, एक तो आपको पीजीबीपी में तो पूरा डिडक्शन मिल ही जाएगा, यहां पे आपको 30% एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहां न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या? बिजनेस नया है तो जितने एम्प्लॉय रिक्रूट किए वो सब न्यू एम्प्लॉय है। बिजनेस पुराना है तो जितना नेट एडिशन एम्प्लॉय में हुआ है वही न्यू एम्प्लॉय है। लेकिन यहां पे 4 कंडीशन है कि वो एम्प्लॉय इस साल में मिनिमम 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर, अपैरेल्स या फिर फुटवेयर में हो तो वहां 240 डेज की जगह 150 डेज आएगा।
उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25,000 तक ही होना चाहिए। जो छोटे वाले जो एम्प्लॉय होते हैं ना बेचारे वर्कर, उनके लिए ये डिडक्शन दे रहे हैं। 25,000 या उससे कम का सैलरी होना चाहिए एम्प्लॉय का। तीसरा कंडीशन है कि वो एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। और चौथा कंडीशन ये है कि भैया वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही आपको उसको सैलरी देना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर ली तो गाइज आपको एक बात बताऊं, जो न्यू एम्प्लॉय आप रिक्रूट करोगे ना, उस पर 3 साल तक ये डिडक्शन मिलेगा। जैसे इस साल एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किया, तो इस साल रिक्रूट किया, उसको जितना सैलरी दिया 30% डिडक्शन इस साल ले लो। अगले साल जो है उस पर वापस 30% ले लो। उसके अगले साल वापस उसको सैलरी दोगे, उस पर 30% ले लो। तो वो एम्प्लॉय पे आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक डिडक्शन मिलता है। अगले साल जो नए रिक्रूट किए, तो अगले साल जो नए रिक्रूट करोगे उस पर वापस से 3 साल आपको डिडक्शन मिलेगा। तो ये सेक्शन में 30% डिडक्शन मिलता है फॉर द 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। चलिए अब अपन इसको लिखना चालू करेंगे और लिखने के साथ साथ में फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और गाइस एक बात बताऊं, ये ऐसी सेक्शन है जो नई टैक्सेशन रिजिम में भी मिलेगी। जब आप 115 बीएससी लोगे, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम लोगे, तो भी 80 JAA मिलेगा, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि भाई लोगों को जॉब दो ना यार। और मोदी जी का सपना है लोगों को जॉब दो यार, और लोगों को रोजगार दो, तो रोजगार दो तो हम आपको डिडक्शन देंगे। तो भले आप नया सेक्शन ले रहे हो, 115 बीएससी ले रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, 115 बीएससी ले रहे हो, तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। चलो जैसा जैसा मैं बोलता हूं वैसे वैसे आप लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग दे दो, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। हेडिंग दो, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। न्यू एम्प्लॉइज, जैसा मैं बोलूं वैसे वैसे ही आपको लिखते जाना, ठीक है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। उसके बाद आप एक एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखो, एलिजिबल असेसी। और एलिजिबल असेसी में डैश करके लिखो, एनी असेसी, एनी असेसी, एनी असेसी engaged in business, any assessee engaged in business, any assessee engaged in business to whom section 44AB, to whom section 44AB apply, any assessee engaged in business to whom section 44AB apply। ब्रैकेट में लिखिए, टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ / 10 करोड़। मतलब 44AB कब लगता है? जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या एक एक्सेप्शनल केसेस में 10 करोड़ से ज्यादा है। तो आपने एलिजिबल असेसी में लिखा, एनी असेसी एंगेज्ड इन बिजनेस टू होम सेक्शन 44AB अप्लाई। उसके बाद लिखो पॉइंट नंबर 2, लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉयज कॉस्ट। जो भी एडिशनल एम्प्लॉय आपने रिक्रूट किए उनको जितना खर्चा है उसका 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। एंड ब्रैकेट में लिखो डिडक्शन फॉर 3 consecutive year, deduction for 3 consecutive year, deduction for 3 consecutive year। उसके बाद तीसरा लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, एडिशनल एम्प्लॉयज कॉस्ट मींस, और डैश करो डिडक्शन फॉर 3 consecutive ईयर पहले लिख लिया, फिर लिखो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट मींस, और उसमें डैश करके पहले ए पॉइंट लिखो, ए लिखो न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस। और न्यू बिजनेस के कैश केस में डैश करके लिखो सैलरी / वेजेस, सैलरी / वेजेस पेड और पेबल, पेड और पेबल, पेड और पेबल टू एम्प्लॉय, टू एम्प्लॉइज
एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सैलरी ऑफ वेजेस पेड और पेबल टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल कितने लोगों को जॉब दी, पहला बिजनेस है, नया बिजनेस है, तो जितने भी लोगों को जॉब दी वो सब पे डिडक्शन मिल जाएगा। सैलरी और वेजेस पेड और पेबल टू एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और दूसरा लिखो एग्जिस्टिंग बिजनेस, दूसरा लिखो एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में लिखो, एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में लिखो सैलरी स्लैश वेजेस पेड स्लैश पेबल, पेड स्लैश पेबल, सैलरी स्लैश वेजेस पेड स्लैश पेबल, पेड स्लैश पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉय, टू additional employees, to additional employees employed during previous year, employed during previous year, salary wages paid payable to additional employees employed during previous year। now just example लिख लो, इसके नीचे additional employee कैसे निकालेंगे, example लिखो suppose total employee on 1/4/2025, suppose total employee on 1/4/2025, suppose total employee on 1/4/2025 were 100, comma, suppose total employee as on 1/4/2025 were 100, comma, 20 new employee join, 20 new employee join and 15 left, and 15 left during previous year 25-26, during previous year 25-26, 20 joined and 15 left during previous year 25-26। in this case deduction allowed to salary paid, in this case deduction allowed to salary paid to 5 employees, to 5 employees, salary paid to 5 employees, salary paid to 5 employees, salary paid to 5 employees। एक लाइन छोड़ के लिखो कंडीशंस, कंडीशंस, और कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन लिखो, फर्स्ट कंडीशन लिखो सैलरी शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, सैलरी शुड बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, कॉमा अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, कॉमा अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। दूसरा कंडीशन लिखो सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 पर मंथ, सैलरी शुड नॉट बी मोर देन 25,000 per month, salary should not be more than 25,000 per month, salary should not be more than 25,000 per month। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो एम्प्लॉय एम्प्लॉयड, तीसरा लिखो एम्प्लॉय एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड एटलीस्ट 240 days in previous year, at least 240 days in previous year, employee employed at least 240 days in previous year। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो in case of manufacture of footwear, in case of manufacture of footwear, ब्रैकेट में लिख रहे हो in case of manufacture of footwear, कॉमा leather, कॉमा apparels, APPAREL, footwear, manufacture of footwear, comma leather और apparel,
और अपेरल, अपेरल्स मतलब जो कपड़े वगैरह बनाते, दैट इज कॉल्ड अपेरल्स। सो लेदर और फुटवेयर और अपेरल्स डैश करके लिखो 150 डेज एंड ब्रैकेट क्लोज, 150 डेज एंड ब्रैकेट क्लोज, 150 डेज एंड ब्रैकेट क्लोज, 150 डेज ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखो उसके नीचे दो नोट्स, सॉरी एक और लास्ट नोट लिखो, लास्ट नोट, नोट नंबर 4, सॉरी कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 लिखो, एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, 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 रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। डन। उसके नीचे लिखो दो नोट्स, पहले वो नोट्स लिख लो फिर मैं आपको समझा देता हूं। लिखो नोट नंबर 1, लिखो नोट नंबर 1, एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, वो आपने 4 पॉइंट लिख लिए। अब उसके बाद कंडीशन 4 लिख ली, अब लिखो नोट्स। नोट नंबर 1 लिखो, इफ एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इफ एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, if employee is employed during previous year, if employee is employed during previous year for less than 140 sorry for less than 240 days, for less than 240 days, आपने लिखा if employee is employed during previous year for less than 240 days slash 150 days, less than 240 days slash 150 days, less than 240 days slash 150 days, but employed for period of 240 days or 150 days, but employed for period of 240 days or 150 days in next year, in next year, in next year, in next year, then he shall be deemed that, 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 deemed that employed in next year, he shall be deemed that employed in next year, employed in next year, and accordingly employed in next year, and accordingly assessee entitled for, and accordingly assessee entitled for deduction of 30%, assessee entitled for deduction of 30%, assessee entitled for deduction of 30%, assessee entitled for deduction of 30% in next year, in next year, in next year। क्लास कितने बजे तक चलेगी? आधा घंटा और, आधा घंटा और ये, और फिर आधा घंटा पेपर डिस्कशन, ठीक है सर। अगर एम्प्लॉय की सैलरी, अभी रुक जा बेटा, रुक जा। हाँ, अगले साल अगर सैलरी 25 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना फिर। चलिए अब एक और बात, 115 बीएससी कब पढ़ेंगे? कल 115 बीएससी पढ़ेंगे, ठीक है। कल आपको वो वाली बुक लेके आना है जो पहली वाली बुक थी ना आपकी, पहली वाली नोटबुक जिसमें 4-5 पेज छोड़े थे, कल आपका 115 बीएससी होगा। चलो आप इधर देखो लास्ट एक बार गाइस, उसके बाद एक और नोट लिखो, फिर आप देखो एक और नोट लिखो, लिखो नोट नंबर 2 लिखो, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड, deduction under this section is allowed only if books of accounts is audited of SSC, only if books of account is audited of SSC, books of account is audited of SSC, an audit report should be submitted, an audit report should be submitted, audit report should be submitted up to date given, up to date given
अंडर सेक्शन 44AB audit report should be submitted up to date given under section 44AB. Audit report should be submitted up to date given under section 44AB करके, ठीक है, अंडर सेक्शन 44AB। डन। अब मैं इस सेक्शन को एक बार पूरा रिवाइज कराता हूं। एक दो नोट क्या लिखे पहले वो बता देता हूं। गाइस मैंने जो दो नोट लिखवाया है ना, ये नोट क्या है समझने की कोशिश करना। ये दो नोट क्या है, ये दो नोट ये है, पहला नोट तो ये है कि अगर मान लो इस साल में कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको आपने जॉब ज्वाइन कराया इन द मंथ ऑफ फरवरी या जैन में, तो जनवरी में जॉब ज्वाइन किया तो इस साल में तो 240 डेज या 150 डेज नहीं हुआ, लेकिन अगले साल 240 डेज या 150 डेज हो रहा है, तो इस साल तो डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने 240 डेज 150 डेज नहीं हुआ, लेकिन अगले साल 240 डेज या 150 डेज हो गया, तो क्या अगले साल डिडक्शन मिलेगा या नहीं? राइट आंसर इज मिल जाएगा। ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 है कि भाई साहब आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर ये डिडक्शन लेनी है ना तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर का मतलब आपका अगला साल, जैसे ये प्रीवियस ईयर 25-26 है, इस साल आपने जो जॉब ज्वाइन किया उसमें 240 डेज एम्प्लॉय का नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले साल हो रहा है तो ये माना जाएगा अगले साल ही उसने जॉब ज्वाइन किया है और अगले साल उस पर डिडक्शन मिल जाएगा। चलो इस सेक्शन को पूरा रिवाइज कराता हूं और उसके बाद मैं सीधा चलता हूं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सब लोग, एक बार इस सेक्शन को रिवाइज कर रहे हैं अपन पूरा। सबसे पहले 80JJAA कैसे बोलेंगे? 80JJAA जामत आ मतलब न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करना करके, ठीक है, जामत आ JJAA, ठीक है। अब एक बात समझना, यहां पे डिडक्शन कब मिलेगा? जब आप न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो सबसे पहले आप एसएससी हो, आप बिजनेस में हो, आपकी ऑडिट होती है। न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे आपको डिडक्शन 30% मिलेगा 80JJAA में। पीजीबीपी में सैलरी 100% मिलेगा ही मिलेगा, यहां 30% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन बाबू यहां नए एम्प्लॉय होने चाहिए। बिजनेस का पहला साल है तो जितने एम्प्लॉय है सब नए हैं, लेकिन बिजनेस का सबसीक्वेंट ईयर है तो कितने नेट एडिशन हुए? नेट एडिशन कितना हुआ? वो न्यू एम्प्लॉय है। अब एक और चीज समझना, आप जो सैलरी दोगे उसका 30% डिडक्शन मिलेगा। अब यहां पे 4 कंडीशन 4 है कि उसको 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन लेदर या फिर आपका फुटवेयर या आपका अपैरल्स का बिजनेस है तो 240 की जगह 150 डेज। उसकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसका सैलरी अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे करना चाहिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन करेंगे तो आपकी क्लैरिटी हो जाएगी गजब लेवल की। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 158। वाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक खजूर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 सर कैलकुलेशन ऑफ 3 ईयर भी अगले साल से होगा? यस, जैसे अगले साल पहला साल माना तो पहले साल, अगले साल पहला साल, उसका अगला साल और उसका अगला साल उसको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना तीनों साल में सैलरी फिर उसका 25,000 से कम होना चाहिए। सैलरी कितना अच्छा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन ये एग्जाम में आता है, हर क्वेश्चन में इसका पॉइंट आएगा। आज मैं आपको पेपर बताऊंगा जेएन का अभी थोड़ी देर बाद, तो देखना हर क्वेश्चन में यहां से आपको पॉइंट मिलेंगे डिडक्शन से, ठीक है। कहीं 80C मिलेगा, कहीं 80D मिलेगा, कहीं 80G मिलेगा, कहीं क्या मिलेगा। तो देखो सैलरी अच्छा, सैलरी का भी क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में आया था, बट भाई क्लास लेवल का आया था, ठीक है। एक जगह बच्चा गलती कर दे वैसा आया था। चलो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे और देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, समझना। हाँ समझना। हाँ, मिस्टर ए, एक बंदा है मिस्टर ए, हैज कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर ऑन 1/4/2025। इसी साल उसने कंप्यूटर बनाने का बिजनेस चालू किया। He employed 350 new employee during the previous year 25-26. The detail of whom are as follow. उनका डिटेल दे रखा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखो, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सी डेट को जॉब ज्वाइन किया, वो रेगुलर है या कैजुअल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय कितना है तो वो भी आपको दे रखा है। तो देखो गाइस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में 75 एम्प्लॉय ऐसे है जो 1/4/2025 को जॉब ज्वाइन किए थे, वो रेगुलर एम्प्लॉय है और उनका सैलरी 24,000 रुपया पर मंथ है। तो क्या इस पे डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस, इस पे मिल जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? 75 एम्प्लॉय है
1/4/2025 को ज्वाइन किया तो 240 डेज या उससे ज्यादा हुआ, एंड वो रेगुलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनका सैलरी भी 25,000 से कम है, अप टू 25,000 है, तो डिडक्शन मिल जाएगा। आंसर इज यस, इस पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, ये 125 एम्प्लॉय ऐसा है जो 1/5/2025 को ज्वाइन किया, रेगुलर एम्प्लॉय है, लेकिन बाबू सैलरी 26,000 पर मंथ है। तो मैं बताऊं, इन एम्प्लॉय को जो सैलरी पे किया, इस पे 80JJAA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस पे 80JJAA का डिडक्शन नहीं मिलेगा ना, इस दूसरे वाले पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सैलरी जो है ये 26,000 है, जो कि 25,000 से ज्यादा है। तो तीसरा, आपने 50 एम्प्लॉय रिक्रूट किया, जो कि 1 अगस्त 2025 को किया था, कैजुअल एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका सैलरी भी 24,500 है। लेकिन एक बात बताओ, 1 अगस्त से रिक्रूट किया तो कितने डेज काम किया होगा? तो मुझे बताओ ना, इस साल में कितने डेज हो रहे हैं? अगस्त से काउंट करो, 31 डेट ऑफ द अगस्त, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जैन का 31, फेब का 28 और मार्च का 31, ये तो 243 डेज हो गया। तो बाबू एक बात बता, 243 डेज हो गया तो इस पे भी मिल जाएगा, अभी तक के हिसाब से तो इस पे मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? इस पे भी मिल जाएगा। देखो, पहले वाले पे मिलेगा, दूसरे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलरी 25,000 से ज्यादा है। ये जो सैलरी है ना, दिस सैलरी इज मोर देन 25,000, इसलिए बेटा नहीं मिलेगा दूसरे वाले में। तीसरे वाले में ये 25,000 के अंदर है, 243 डेज हो रहा है, मिल जाएगा, अभी तक के हिसाब से तो मिल जाएगा। कैजुअल और रेगुलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जाके देखेंगे और अगर कुछ एडिशनल चीजें हुई तो। चौथा क्या है? चौथा, 100 एम्प्लॉय ऐसा है जो 1 सितंबर 2025 को ज्वाइन किया था, जो रेगुलर एम्प्लॉय है 24,000, इसने कितने दिन काम किया, इसका डेज काउंट करो। तो सितंबर का 30 दिन, अक्टूबर का 31 दिन, नवंबर का 30 दिन, दिसंबर का 31 दिन, जैन का 31 दिन, फेब का 28 दिन और मार्च का 31 दिन, ये तो 212 दिन होता है। अरे रुकना, उसका रेगुलर कैजुअल का क्या है वो देखेंगे अभी। अभी एक बात बता, ये कितने दिन हुआ? ये 100 एम्प्लॉय तो 212 दिन हो रहा है, 212 दिन हो रहा है ना, 212 डेज हो रहा है। तो 212 डेज हो रहा है तो इस पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 240 डेज होना चाहिए। कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग है तो 240 डेज होना चाहिए, तो 240 डेज होना चाहिए, तो 240 डेज इस साल नहीं हो रहा है, तो इस पे डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। पहले वाले पे मिलेगा, तीसरे वाले पे मिलेगा। लेकिन अब आगे जाके क्या बोला है, देखो, अब आगे जाके ये बोला है, द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाइल कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट। एक बात बताओ, ये कैजुअल वाला एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता रे, तो ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो भैया इस पे भी नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, अभी तक के नॉलेज के हिसाब से तुम्हारे पहले वाले में मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिलेगा क्योंकि 25,000 से ज्यादा सैलरी है, तीसरे में नहीं मिलेगा क्योंकि वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, चौथे वाले में नहीं मिलेगा क्योंकि 240 डेज नहीं हुआ है, तो सिर्फ पहले वाले में डिडक्शन मिल जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, कंप्यूट द डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 इफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर फॉर दैट ईयर इज 75 लाख का उसका पीजीबीपी का इनकम है, एंड हिज टर्नओवर इज 10.16 करोड़। तो 10.16 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब ऑडिट होती है तो डिडक्शन मिलेगा। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, तो देखो डिडक्शन कितना मिलेगा, यहां पे आपका 24,000 है, वो सैलरी है पर एम्प्लॉय का, पहले वाले पे मिलेगा 24,000 है, मल्टीप्लाई बाय 75 एम्प्लॉय और मल्टीप्लाई बाय 12 महीना, क्योंकि भैया आपने ज्वाइन कब जॉब किया था, 1 अप्रैल 2025 को रिक्रूट किया, तो पूरे 12 महीने का सैलरी होगा। तो बताओ कितना आता है अमाउंट, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 12, इट्स कम्स टू द आई थिंक 2 करोड़ और 16 लाख रुपीस आ रहा है, और 2 करोड़ 16 लाख का 30% की रेट से डिडक्शन मिल जाएगा। तो 30% की रेट से डिडक्शन मतलब 64 लाख और 80,000 का आपका डिडक्शन मिल जाएगा। सही बोला मैंने, 64 लाख 80,000 है, इतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ये पहले वाले केस में। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्या पूछा है पता है, What would be your answer if Mr. A has commenced the business of manufacture of the footwear? ये फुटवेयर का बिजनेस चालू किया तो आपका 240 की जगह 150 डेज होगा। अगर फुटवेयर का बिजनेस ज्वाइन किया, चालू किया, एक बाबू एक बात बता, अगर तूने फुटवेयर का बिजनेस चालू किया तो फुटवेयर के बिजनेस के केस में आपका 240 डेज की जगह 150 डेज होगा। तो 150 डेज होगा तो बाबू ये इस पे इन 100 एम्प्लॉय पे इन पे भी मिल जाएगा ना।
एक बात बता, यहां अगर फुटवेयर का बिजनेस होता तो फुटवेयर के केस में 150 डेज होता, तो इस 100 एम्प्लॉय पे भी मिल जाता, इन पे भी मिल जाता, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉय 25,000 से ज्यादा नहीं है और 212 डेज तो काम किया है, तो इन पे भी मिल जाता। तो इन पे कितना मिलता? तो गाइस एक बात बताऊं, 24,000 का सैलरी मल्टीप्लाई बाय आपका 100 एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, आपके 7 महीने। तो 7 महीने का 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7, इट्स कम्स टू द 1,68 और 1,68 पे 30%, तो इस पे 30% कम्स टू द 50 लाख और 40,000 है, ये 50 लाख 40,000 है, और आपको डिडक्शन मिल जाता अगर आप फुटवेयर में होते। तो फुटवेयर में होते तो ये भी मिलता 6480 वाला और ये भी मिलता 50 लाख 40,000। सर एग्जाम में कैसे करना है, लिखना चालू करिए। एग्जाम में कैसे करना है, लिखना चालू करिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर जो भी हो लिखो, पेज नंबर 158 लिखो, लिखो। सबसे पहले लिखो पार्ट ए, लिखो पार्ट ए, assessee engaged in manufacture of computer, assessee engaged in manufacture of computer, assessee engaged in manufacture of computer। ऊपर चाहिए तो लिख लो मिस्टर ए, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 24-27, assessee engaged in manufacture of computer। नेक्स्ट लाइन में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, नेक्स्ट लाइन में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA, 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 अंडर सेक्शन 80JJAA। उसके बाद पहले जो जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही कॉपी करना है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA लिखो, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो पहले, जो ये ऊपर दिख रहा है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 24,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 75 एम्प्लॉय। ये कॉपी करो जो बोर्ड पे दिख रहा है, और ये कॉपी करने के बाद कॉन्सेक्यूटिव ईयर कब से काउंट करेंगे, जिस ईयर में रिक्रूट किया उस ईयर से। जैसे इस साल उसका पहला साल है तो इस साल डिडक्शन लेंगे, उसी एम्प्लॉय के लिए अगले साल भी डिडक्शन लेंगे, उसी एम्प्लॉय के लिए अगले साल वापस डिडक्शन लेंगे। ये लिखा क्या है वो नहीं समझ रहा है, ओके बताता हूं। आपने लिखा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट 24,000 12 मंथ 75 एम्प्लॉय 2,16,00,000, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA 2,16,00,000 मल्टीप्लाई बाय 30% 64,80,000, 64,80,000। अब इसके नीचे लिखो नोट्स, इसके नीचे लिखो नोट्स, जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसके नीचे लिखो नोट्स, इसके नीचे लिखो नोट्स, और नोट में लिखो नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 लिखो, सिंस कैजुअल वर्कर डू नॉट पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, since casual worker do not participate in RPF, so deduction not allowed,
So deduction not allowed on salary paid to casual worker. So deduction not allowed on salary paid to the casual worker. So deduction not allowed on salary paid to the casual worker. Casual worker. Then दूसरा नोट लिखो, employee employed on 1/5/2025, employee employed on 1/5/2025 are not eligible for deduction, are not eligible for deduction, are not eligible for deduction, are not eligible for deduction because salary per month is more than 25,000. Because salary per month is more than 25,000. Because salary per month is more than 25,000. Done. Note number third लिखो. Note number third लिखो. 100 regular employee. Note number third लिखो. 100 regular employee employed on 1st September 2025. 100 regular employee employed on 1st September 2025. 1st September 2025 are not treated as additional employee. Are not treated as additional employee. Are not treated as additional employee. Are not treated as additional employee because they work for less than 240 days. Because they work for less than 240 days. Because they work for less than 240 days. Done. अब लिखिए पार्ट बी. अब आप लिखिए पार्ट बी. ये हो गया पार्ट ए. अब आप लिखिए पार्ट बी. और पार्ट बी में जैसा मैं लिखवा रहा हूं वैसा लिखो. पार्ट बी डैश करके लिखो. If Mr. A engaged in manufacture of footwear, if Mr. A engaged in manufacture of footwear, then 100 regular employee, employed on 1st September 2025. Employed on 1st September 2025, then 100 regular employee employed on 1st September 2025 are also eligible for deduction. Are also eligible for deduction. Are also eligible for deduction because they work for 150 days or more. Because they work for 150 days or more. 150 days or more. Because they work for 150 days or more. In previous year 25-26. In previous year 25-26. In previous year 25-26. In previous year 25-26. Done. उसके बाद जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी कर लो. उसके बाद जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको कॉपी कर लो. सर एग्जैक्ट 25,000 सैलरी है तो डिडक्शन मिलेगा. आंसर इज यस, बिकॉज अप टू 25,000 है ना. अप टू मतलब तक 25,000 तक है तो मिलेगा. सर आपकी मोती जैसी राइटिंग है. यस, ये राइटिंग को आप मिस करोगे जीएसटी में. दिव्या तो मिस करने ही वाली है. सब लोग मिस करोगे ये राइटिंग को जीएसटी में. जब 7 दिन के बाद जीएसटी पढ़ोगे तो ये राइटिंग को मिस करोगे. बाबू सोना सब मिस करोगे तुम. 3 बज गए हैं, अभी तक डिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. तो मैं क्या करूं? मैं तो मेरी ट्राई, मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ाऊंगा ना. मैं जब लिखवा के पढ़ा रहा हूं तो लिखवा के ही पढ़ाऊंगा. सीधी सी बात है. बस अब हो गया, अब थोड़ा ही है रे, अब थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है. चलो बोलो डन.
चलो बोल, 3 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। बोलते 3 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। सर वो 4 बजे था, 4 बज गए लेकिन पार्टी। सर मुझे टॉयलेट जाना है, तो टॉयलेट में जाना, साथ में मोबाइल लैपटॉप ले जा, क्या फर्क पड़ता है। वहां बैठे बैठे मतलब लैपटॉप पे लेक्चर देख, मजा ही आ जाएगा तुझे। अभी समझ आना बंद हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और 4 सेक्शन और उसके बाद खत्म बस। तो दैट वाज द 80JJAA। अब गाइस मैं आपको एक है ना एक सिंपल सी सेक्शन पढ़ाता हूं, 2 सेक्शन पढ़ाऊंगा, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो गाइस, एक सेक्शन होती है ये आपकी 80JJAA यहां कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको 2 सेक्शन और पढ़ाऊंगा और वो 2 सेक्शन के बाद में आपका डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट। 2 सेक्शन के बाद में आपका डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट, और एक गाना भी सुनाऊंगा करके, ठीक है। सर लाइब्रेरी में है सर, कैसे जाए सर वॉशरूम करके, ठीक है। ये बोले टॉयलेट में डिडक्शन पढ़ूंगा भाई जैसे पढ़ना है पढ़ ले करके, ठीक है, मेरे को पता नहीं, बट चलो इधर देखो, लास्ट 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 2 सेक्शन। एक सेक्शन है जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 80QQB, 80QQB, और एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 80RRB। 80QQB RRB, QQB एक RRB, QQB RRB, बस 2 सेक्शन है, और उसके बाद 2 छोटी छोटी नन्ही सी इतनी सी सेक्शन और है बस। तो देखो इधर देखो सब लोग, पहले 80QQB और दूसरी है 80RRB। ये सेक्शन क्या बोलती है पता है, QQB, कि अगर आपको रॉयल्टी मिलती है, रॉयल्टी ऑन बुक्स, अगर भाई साहब आपने कोई बुक्स लिखी, बुक्स लेकिन कौन सी वाली बुक सर, क्या बुक्स का मतलब हमने कोई लव लेटर, लव वाली बुक लिखी, प्यार वाले, साइड इफेक्ट, कॉम्पैक्ट, ऐसा नहीं। आपने अगर बुक लिखी है या तो लिटरेसी पे, या साइंटिफिक नेचर की, या आर्टिस्टिक नेचर की आपको बुक लिखी, और वो बुक पे आपको रॉयल्टी मिल रही है, तो उसका डिडक्शन मिलता है 80QQB में। एंड गाइस 80RRB होती है दैट इज द रॉयल्टी ऑन पेटेंट। आपने भाई साहब ऐसा कुछ पेटेंट कराया, कुछ इन्वेंशन किया था, और वो इन्वेंशन का पेटेंट कराया, और वो पेटेंट किसी को यूज करने दिया, और उसका रॉयल्टी मिलता है, उसके डिडक्शन मिलेगा 80RRB में। अब एक बात बताओ सर, 80QQB, QQB कैसे याद रखने का, QQB, B मतलब बुक्स ना, B मतलब बुक्स, तो QQB, QQ बुक, B बुक्स, और 80RRB मतलब पेटेंट वाला रॉयल्टी। गाइस एक बात बताऊं, डिडक्शन किसको मिलता है, इन दोनों ही सेक्शन में डिडक्शन मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। तो दोनों ही सेक्शन में डिडक्शन मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अब एक बात समझना, आपको जब भी रॉयल्टी मिलती है ना, पहले तो वो रॉयल्टी को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो, और उसके बाद में आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन कितना डिडक्शन मिलेगा, तो गाइस अंडर सेक्शन 80QQB कितना डिडक्शन मिलेगा पता है, जितना आपका एलिजिबल रॉयल्टी है, और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर है, उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो एलिजिबल रॉयल्टी जितना है और 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, एज वेल एज द अंडर सेक्शन 80RRB में कितना डिडक्शन मिलेगा, यहां पे भी जो पेटेंट से एलिजिबल रॉयल्टी मिला और 3 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन मिलेगा। तो गाइज एक काम करते हैं, इन 2 सेक्शन को अपन फटाफट कॉम्पैक्ट से रेफर कर लेते हैं, कॉम्पैक्ट से अपन लिख लेंगे, तो आपका सबका ध्यान एक बार इधर होना चाहिए, 80QQB एंड 80RRB। पहले अपन QQB की बात करते हैं। QQB क्वेश्चन बुक का रॉयल्टी, और बुक कौन सी, तो देखो रॉयल्टी फ्रॉम द बुक्स ऑफ द लिटरेसी की बुक्स है, आर्टिस्टिक नेचर की है, साइंटिफिक नेचर की है। एलिजिबल असेसी कौन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड, आपको जितना रॉयल्टी मिला, देखो रॉयल्टी पहले तो आपके अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया होगा, और उस पे फिर आपको डिडक्शन 80QQB में मिलेगा, कितना, एलिजिबल रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख, विच एवर इज लोअर। बट आप बोलोगे एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, तो एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिलता है, अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिलता है, लमसम रॉयल्टी का मतलब होता है जैसे कुछ ऑथर ऐसे होते हैं ना, उनको महीने का 5 लाख मिलेगा, महीने का 10 लाख मिलेगा, बुक की सेल पे नहीं, लमसम रॉयल्टी मिलता है, तो जितना आपको रिसीव्ड हुआ रॉयल्टी वो आपका एलिजिबल रॉयल्टी है। लेकिन गाइस अगर आपको अदरवाइज, कभी कभी क्या होता है बुक की सेल पे रॉयल्टी मिलता है,
कि जितनी आपकी बुक बिकेगी उसका 15%, 20%, 25% ऐसा रॉयल्टी मिलेगा। तो उसमें आपका एलिजिबल रॉयल्टी डिडक्शन के लिए कितना लोगे पता है? मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड। मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड है, आप उतना ही लोगे एलिजिबल रॉयल्टी। आप बोलोगे ये क्या लिखा है सर? अभी मैं समझाता हूं, रुको एक एग्जांपल लेता हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। जैसे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर कपिल, और इसने भाई साहब एक बुक लिखी, आर्टिस्टिक नेचर की, साइंटिफिक नेचर की, लिटरेरी नेचर की एक बुक लिखी। अब इसको मिला रॉयल्टी, और रॉयल्टी में इनको ये बोला है कि आपको रॉयल्टी कितना मिलेगा पता है? जितनी बुक सेल होगी उस बुक सेल का आपको फॉर एन एग्जांपल 22% रॉयल्टी मिलेगा। अब इस साल में बुक सेल हुई, फॉर एन एग्जांपल बुक सेल हुई 15,20,000 की, तो 15,20,000 पे उसको 22% का रॉयल्टी मिल गया। तो 22% का रॉयल्टी मिला तो कितना मिला? 15,20,000 मल्टीप्लाई बाय 22% का रॉयल्टी मिला, मींस इसको रॉयल्टी 3,34,400 मिल गया। दैट इज द रॉयल्टी रिसीव्ड। अब गाइस, अब आप एक चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। रॉयल्टी उसको मिला कितना? 3,34,400, दैट इज 22% रॉयल्टी मिला। बहुत बार ऑथर को मिलता है 22%, किसी को मिलता है 10%, डिपेंड्स ऑन द पब्लिशर के साथ आपका क्या अरेंजमेंट है। तो रॉयल्टी इतना रिसीव्ड हुआ, तो बाबू आपके आईएफओएस में कितना टैक्सेबल होगा पता है? जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेके जाओगे तो 3,34,400 यही तुम्हारे ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा। अब लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं? डिडक्शन पर्पस के लिए जब आप डिडक्शन लोगे अंडर सेक्शन 80 QQB, तो डिडक्शन कितना मिलता है पता है? जितना आपका एलिजिबल रॉयल्टी है, और गाइस 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। तो एलिजिबल रॉयल्टी कैसे निकालने का पता है? अगर लमसम रॉयल्टी है, जैसे कभी कभी ऑथर को लमसम रॉयल्टी मिलता है, हर साल आपको 10 लाख मिलेगा, हर साल आपको 20 लाख मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लमसम। तो लमसम रॉयल्टी में तो जितना रॉयल्टी मिला वो सब एलिजिबल रॉयल्टी। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ द बुक सेल मिलता है तो इसमें एलिजिबल रॉयल्टी में मैक्सिमम 15% ही लेना है, मैक्सिमम 15% ही लेना है। तो मैक्सिमम 15% ही लेना है एलिजिबल रॉयल्टी। तो इसका मतलब आपको यहां तो 22% मिला है। डिडक्शन पर्पस के लिए मैक्सिमम 15%, सो 15,20,000 का मैक्सिमम 15%, तो कितना आता है? 15,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, इट्स कम्स टू द 2,28,000 और गाइस 3 लाख, विच एवर इज लोअर इज 2,28,000। तो आपको डिडक्शन मिलेगा 2,28,000 का। तो गाइस, मैंने आपको क्या बोला यहां पे? समझने की कोशिश करना। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट फ्रॉम द बुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको बोला कि भाई साहब एलिजिबल रॉयल्टी और आपका 3 लाख विच एवर इज लोअर, बट एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या? अगर लमसम रॉयल्टी मिलती है तो अमाउंट रिसीव्ड एज रॉयल्टी इज अ लमसम, वो आपका एलिजिबल रॉयल्टी है। लेकिन अदरवाइज आपको परसेंटेज ऑफ द बुक सोल्ड पे मिलता है, तो मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड है, वो आपका एलिजिबल रॉयल्टी में आएगा। अब गाइस एक चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन 80 RRB, और 80 RRB क्या बोलती है? रॉयल्टी फ्रॉम द पेटेंट। अगर आपका पेटेंट से रॉयल्टी मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, जितना रॉयल्टी मिला और 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। अब गाइस एक चीज समझना, इन दोनों सेक्शन के लिए, इसके लिए और इसके लिए, अगर रॉयल्टी इंडिया के बाहर से मिल रही है तो उसमें डिडक्शन आपको उतने अमाउंट पे ही मिलेगा। एलिजिबल रॉयल्टी में वो ही लेंगे जितना रॉयल्टी इंडिया में आपने रिपेट्रिएट कर दिया, पैसा आपने इंडिया में ला लिया। कब तक? विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम अलाउड बाय RBI। भाई प्रीवियस ईयर एंड हो गया, उसके 6 महीने में पैसा इंडिया में लाना, फॉरेन करेंसी इंडिया को जरूरत है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जितना पैसा आपने रॉयल्टी का इंडिया में लाया, वही वाला यहां पे कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। तो देखो क्या लिखा है, इफ रॉयल्टीज अर्न आउटसाइड इंडिया देन डिडक्शन इज अलाउड ओनली इफ सच रॉयल्टी अमाउंट इज ब्रॉट इन इंडिया इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और द टाइम अलाउड बाय RBI। डन गाइस, ये दोनों सेक्शन एज इट इज आप यहां पे कॉपी करिए, अभी करिए, करना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है, कॉपी करिए इसको।
इन दोनों सेक्शन को एज इट इज आप कॉपी करिए बस। इसके बाद दो सेक्शन और ये छोटी छोटी बची है और आपके पास उसके बाद तो SEZ वाला है, वो तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्शन 10AA है वो अपन कर चुके हैं। दो ही सेक्शन इसके बाद छोटी छोटी वाली बची है आपके बाद डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट करके। ठीक है, प्लीज आप इसको कॉपी करिए पहले। आपको पतंग उड़ानी आती है? मैंने पता है तुमको उस लड़की को पतंग पे लिख के भेजा था प्यार के बारे में। हाँ, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है। 80 GGB GGC इज इनकम बेस्ड डिडक्शन। दिस इज द इनकम पे ये डिडक्शन मिलता है। पहले अपन ने एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन किया था, दिस इज ऑल इनकम बेस्ड डिडक्शन। रुको बेटा, कॉपी करो इसको पहले। ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਓਏ। ਜੰਮਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਪਹਿਲੀ ਗਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾ ਫਿਰ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ। 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। DJ Flow ਇੱਕ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਤੀਜਾ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲਾ ਲਕੋ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਚੌਥਾ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਾਤੀ। ਹੋਏ 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 ਖੂਨ ਡੀਜੇ ਦੇ ਪਲੋਰੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ, ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਖੜਾ ਯਾਰਿਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। Go 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ। 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੋਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵੈਨ ਆ। ਡੀਜੇ ਫਲੋ ਦੀ ਬੀਟ ਵੱਜਦੀ ਰਿਪੀਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਕੋਕਲਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਦੇ ਰੁੱਸ ਗਏ ਤੇ ਯਾਰੋ ਕਦੇ ਮੰਨ ਗਏ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬਟ ਲਿਖਾ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬਟ ਲਿਖਾ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਗਏ। ਹੋ ਪਿੰਡੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕੇ ਨੀ, ਠੋਕਣ ਲਗਾਣਾ ਜ਼ਿੰਗਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖੇ ਨੀ। ਹੋ ਪਿੰਡੋਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕੇ ਨੀ, ਠੋਕਣ ਲਗਾਣਾ ਜ਼ਿੰਗਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੇਖੇ ਨੀ। ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕੇਸ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ 100 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ, ਉਹਦਾ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। 16ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ, 17ਵਾਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ। 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੇਂ ਚ ਮੁੰਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ।
हाँ जी गाइस, डन डन भाई, डन 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 डनाडन डन। अब एक बात बताऊं, लास्ट 2 सेक्शन बस, और ये टॉपिक जो है वो अंतिम सांसें ले रहा है। ये जो टॉपिक है वो अंतिम सांसें ले रहा है। क्या ले रहा है? अंतिम सांसें ले रहा है। जैसा बोलते हैं ना कि ये अंतिम सांसें ले रहा है, ठीक है। तो भाई साहब ये जो टॉपिक है ये अंतिम सांसें ले रहा है, लास्ट की सांसें बस थोड़ी सी बची है और ये टपकने वाला है टॉपिक करके, ठीक है। तो एक बात बताऊं, ये जो टॉपिक है इसमें पेटेंट पे ऐसा कुछ नहीं है, लमसम या ऐसा कुछ नहीं। पेटेंट पे तो जो भी रॉयल्टी मिलेगा वो एलिजिबल रॉयल्टी है, रॉयल्टी रिसिप्ट और 3 लाख व्हिचएवर इज लोअर। ये जो टॉपिक है वो अंतिम सांस से ले रहा है, ठीक है। चलो तो इस टॉपिक में एक सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, 2 सेक्शन बची है और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करके, ठीक है। एक सेक्शन दैट इज द लास्ट सेक्शन, सेकेंड लास्ट सेक्शन लिखो, चाहिए तो मेरे साथ साथ हेडिंग तो दे दो। सेक्शन 80TTA और 80TTA में लिखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और स्लैश करके लिखो पोस्ट ऑफिस। तो आप लिखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। देखो अब बस करो सर, बस बस अब करने ही वाले हैं बस। चलिए अब एक बात समझना, आएगा क्वेश्चन आएगा, तनिषा डोंट वरी, क्वेश्चन आएगा। तो 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। चलो लिखो सबसे पहले एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी में लिखो, एलिजिबल असेसी में लिखो इंडिविजुअल स्लैश HUF। दूसरा लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो जितना भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट है और ₹10,000 विच एवर इज लोअर। सो इंटरेस्ट अमाउंट और ₹10,000 विच एवर इज लोअर, मैक्सिमम 10,000। ये पता है आपके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में भी आया था सर ये 80TTA का डिडक्शन क्या है सर, ये 10,000 कैसे ले लिया, ये आज समझेगा करके, ठीक है। विच एवर इज लोअर, इंटरेस्ट अमाउंट और 10,000 विच एवर इज लोअर। अब गाइस एक बात समझना, एक बात समझना, ये डिडक्शन है क्या 80TTA? 80TTA क्या बोलता है कि आपका अगर सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। अगर आपका बचत खाता है, जैसे मान लो मेरा बचत खाता है कहां पे, ICICI बैंक के साथ, HDFC, 2-3 बचत खाते हैं सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस, उसका आपको एक डिडक्शन मिलता है। ये इंडिविजुअल HUF को मिलता है, किसी भी इंडिविजुअल HUF को मिलेगा, भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिडक्शन कितना मिलता है? जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है और 10,000 विच एवर इज लोअर अंडर सेक्शन 80TTA। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, इधर देखो, इधर देखो, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी। मेरा है ना एक सेविंग अकाउंट है ICICI बैंक के साथ, और ICICI बैंक के साथ सेविंग अकाउंट है, उस पे मुझे इंटरेस्ट मिला सेविंग बैंक पे, ठीक है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला वो 20,000 है। तो गाइस मेरे केस में क्या होगा, 20,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, पहले इसको टैक्सेबल कहां करोगे आप? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इंटरेस्ट तो IFOS में जाता है ना, तो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा पूरा 20,000। अब मेरे ग्रॉस टोटल इनकम में कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। फिर मैं डिडक्शन ले लूंगा अंडर सेक्शन 80TTA, कितना इंटरेस्ट कितना है? 20,000 रुपीज और 10,000 लोअर कम्स टू द 10,000, तो 10,000 का मुझे सेविंग बैंक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80TTA। लेकिन गाइस अगर इंटरेस्ट यहां 20,000 की जगह सिर्फ 5,000 ही होता, तो 20,000 नहीं होता, 5,000 ही होता, तो गाइस IFOS में टैक्सेबल कितना होता? 5,000, और डिडक्शन कितने का मिल जाता? 5,000 का पूरा डिडक्शन मिल जाता। पूरा डिडक्शन है वो 5,000 का मिल जाता करके, ठीक है। अब एक बात समझना, 5,000 का पूरा डिडक्शन मिल जा करके, ठीक है। चलो अब एक और चीज समझना, लेकिन गाइस एक बात बताओ, अगर ये मान लो मेरा बैंक से नहीं, ये मेरा पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता, तो
अब एक चीज समझना, आपको अगर याद रहे थोड़ा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐसा होता कि अगर मान लो मेरा ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता, तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट होता और 20,000 का इंटरेस्ट मिला होता, तो आपको पता है अपन ने आईएफओएस में एक ऐसा पढ़ा था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पे एक एग्जेम्पशन मिलती है 3,500 की, और जॉइंट अकाउंट के केस में 7,000 की। तो इसमें से क्या होता, 20,000 में से आपका एग्जेम्पशन आ जाता 3,500, बचता कितना 16,500, ये तुम्हारे ग्रॉस टोटल इनकम में आता, और फिर इस पे डिडक्शन आपका मिल जाता 80 में कितना 10,000 का डिडक्शन मिल जाता। तो अगर देखो पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसमें एक अदर सोर्सेज में एक एग्जेम्पशन और था 3,500 का, तो वो 3,500 का एग्जेम्पशन ले लो, 3,500 का एग्जेम्पशन ले लो, और उसके बाद जो बचेगा उसमें से 10,000 का ATTTA ले लो। डन। लास्ट सेक्शन, और भाई साहब इस टॉपिक के समापन की घोषणा लिखो। लास्ट सेक्शन पूरा टॉपिक मैंने लिखवा के करा दिया। सेक्शन ATTTB, ATTTB लिखो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक स्लैश पोस्ट ऑफिस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, TTB। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। अब एक बात समझना, इसमें एलिजिबल एसएससी लिखो। एलिजिबल एसएससी में लिखो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। एलिजिबल एसएससी में लिखो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। उसके बाद लिखो अमाउंट ऑफ डिडक्शन, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन में लिखो इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। इंटरेस्ट अमाउंट और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर। ये गाइस एक बात बताऊं आपको, इंटरेस्ट अमाउंट और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। एक बात बताऊं सर, इन दोनों सेक्शन में फर्क क्या है? देखो वहां ऊपर वाली सेक्शन में क्या लिखा था पता है? ऊपर वाली सेक्शन में लिखा था इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट हो, बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ, पोस्ट ऑफिस के साथ, सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट अमाउंट और 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा। अब गाइस एक बात बताऊं, एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मेरी मम्मा है, माय मॉम, मेरी मम्मा की जो एज है ना, वो मम्मा की एज मान लो 63 ईयर्स है, तो मम्मा सीनियर सिटीजन हुई। अब देखो मम्मा को है ना एफडी से इंटरेस्ट मिला, एफडी से इंटरेस्ट मिला 40,000 का, एज वेल एज द मम्मा को सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और मिला 20,000 का, तो मम्मा का टोटल इंटरेस्ट हो गया 60,000। तो 60,000 पहले तो आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो, और फिर आप डिडक्शन ले लीजिए ATTTB में, और ATTT में डिडक्शन कितना मिल जाएगा 50,000। यहां कोई भी इंटरेस्ट हो, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट या एफडी का इंटरेस्ट या आरडी का इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो, सीनियर सिटीजन 50,000 का डिडक्शन ले सकता है। लेकिन क्या मम्मा ऐसा कर सकती है क्या, 50,000 का डिडक्शन यहां पे ले ले और फिर 10,000 बचा जो ATTTA में ले ले? क्या ऐसा कर सकती है? जो मम्मा है वो क्या 10,000 ATTTA में ले सकती है? आंसर इज नो, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां भले सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो भाई, यहां पे डिडक्शन ATTTB में मिलेगा 50,000 का, तो फिर ATTT आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ATTTB में तो बढ़िया है ना, आपको एफडी का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट पे आप डिडक्शन ले सकते हो। बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक से इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसके नीचे लिखो एक नोट, लिखो नोट, नोट, इसके नीचे लिखो एक नोट, लिखो इफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड, इफ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड टू सीनियर सिटीजन, to senior citizen
If deduction under this section is allowed to senior citizen, then under this section is allowed to senior citizen, then deduction under section 80 TTA not allowed. 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 If deduction allowed under this section, then deduction under section 80 TTA not allowed. Done, done. गाइस दोनों सेक्शन में फर्क क्या हुआ? वो जो 80 TTA सेक्शन है वो इंडिविजुअल HUF को मिलता है, TTB किसको मिलता है? सीनियर सिटीजन को मिलता है। TTA में जो डिडक्शन का अमाउंट कितना है? 10,000 है। यहां कितना है? 50,000 है। उसमें किस पे मिलता है? सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे मिलता है। इसमें आपका कोई भी बैंक इंटरेस्ट हो, भले FD का हो, RD का हो, किसी का भी हो, इसमें आपको डिडक्शन मिल जाए। गाइस एक मैं बता दूं, मैंने एक सेक्शन आपको नहीं लिखवाई, वो आप कॉम्पैक्ट से एक बार रेफर कर लेना करके, ठीक है। एक सेक्शन मैंने आपको नहीं लिखवाई, वो आप एक बार कॉम्पैक्ट से रेफर कर देना, सेक्शन 80 GGA करके। सेक्शन 80 GGA है, वो आप एक बार कॉम्पैक्ट से रेफर कर लेना अंडर सेक्शन 80 GGA, दैट इज डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। ये गाइस अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आपको पता है, आपको बिजनेस का इनकम है तो साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन मिल जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हैं। याद करो हमने पढ़ा था कि वो राहुल ICU रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया 100% डिडक्शन, IIT नेशनल लेबोरेटरी को दिया 100% डिडक्शन, इंडियन कंपनी को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% डिडक्शन। बट जिसका बिजनेस ही नहीं है, तो जैसे कोई बंदा सैलरी वाला है और उसको ऐसे मजा आ रहा था, उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया, तो उसको डिडक्शन मिलेगा या नहीं? 80 GGA में मिलेगा 100%। तो देखिए क्या दे रखा है, एलिजिबल SSC, ऑल SSC एक्सेप्ट SSC हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP। जिसका PGBP हेड में इनकम नहीं है उसको यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? 100% ऑफ द डोनेशन। एंड गाइस 2000 से ज्यादा है तो आप कैश में नहीं कर सकते, तो ये आप एक बार अपनी बुक में कॉपी कर लीजिएगा 80 GGA। तो यहां पे थियोरेटिकली हम इस टॉपिक के समापन की घोषणा करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, पेपर का डिस्कशन मैं कल करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। कल का जो लेक्चर रहेगा, कल अपने पास 3.5 घंटे में से शायद लेक्चर 2.5-3 घंटे का रख लूंगा मैं, और बाकी मैं पेपर का डिस्कशन करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, कल करा दूंगा। मैं छोड़ रहा हूं, बस 5 मिनट और मेरे को बेयर कर लो करके, ठीक है। तो चलो गाइस, हमने कितनी सारी सेक्शन पढ़ी पता है इस टॉपिक में? जस्ट मैं सेक्शन नंबर लिख रहा हूं करके, ठीक है। जस्ट मैं सेक्शन नंबर लिख रहा हूं, आप टेंशन मत लो करके, ठीक है। जस्ट मैं आपको 115 BSc कल पढ़ेंगे, 115 BSc कल पढ़ेंगे अपन। 115 BSc जो है वो कल पढ़ेंगे। AMT का कॉन्सेप्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। AMT और 115 BSc कल पढ़ेंगे, ठीक है। गाइडेंस मैं आपको कल परसों दूंगा, आज बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो करके मुझे पता है। देखो आज कितना पढ़ा, आज और कल अगर दोनों दिन की बात करो तो डिडक्शन टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था 80C से, स्वीट सी सेक्शन थी 80CCC, 80CCD 1, 1B 2, 80CCE, 80CCH 1 and 2, ये तो आपकी 80C वाली सीरीज। उसके बाद 80D, 80DD, 80DDB दिल दहलाने वाली बीमारियां वाली। उसके बाद 80E आज लिया, एक 80U कल ले लिया था, 80U कल ले लिया था, ठीक है। 80E आज लिया, तो 80E एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट, 80EE हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, 80EEA हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, 80EEB दैट इज भाई साहब आपका ई व्हीकल लोन का इंटरेस्ट 1,50,000 तक। उसके बाद अपन ने लिया 80G डोनेशन, 80GG रेंट पे रहते हो। उसके बाद 80GGB एंड 80GGC पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया। तो उसके बाद 80JJAA जामत आ नए एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, 80QQB बुक का रॉयल्टी,
और 80 RRB, दैट इज पेटेंट का रॉयल्टी, एंड लास्ट गाइस 80 TTA एंड 80 TTB। इतनी सारी सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 सेक्शन तो सिर्फ यहीं पे है। हाँ, कल का लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा 2.5 घंटे, और उस लेक्चर के बाद मैं आऊंगा वापस लाइव, तो जिसमें पेपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलो डन। अच्छा, अब अपन चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे तो चलो ना, मेरा मन नहीं है होमवर्क देने का, बट जब आप इतना मांग ही रहे हो तो मैं दे ही देता हूं करके ऐसा सोच रहा हूं मैं। जब आप मांग ही रहे हो तो मैं दे देता हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी मेरा मन तो ज्यादा है नहीं होमवर्क देने का, मन तो ज्यादा है नहीं होमवर्क देने का। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं डिस्कस करा देता हूं। आ जाइए आप लोग अपनी बुक में, क्वेश्चन नंबर आ जाइए। बस मेरी आत्मा सर मेरा शरीर छोड़ रही है, नहीं छोड़ेगी, टेंशन मत ले। कैसे छोड़ेगी? मैं पकड़ लूंगा एकदम, मैं पकड़ लूंगा सर एकदम। कैसे तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ देगी? ठीक है, नहीं छोड़ दे दूंगा मैं, टेंशन मत ले। एक तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। और देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 एबीसी लिमिटेड इज अ इंडियन कंपनी, एक कंपनी है इंडियन कंपनी, इसने क्या किया? कॉन्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ 2 लाख टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट। एक बात बताओ, कंपनी ने इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे आप पॉलिटिकल पार्टी को दो या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दो, कंपनी को 80 GGB में डिडक्शन मिलेगा। तो 80 GGB में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। आंसर इज यस। दूसरा, incurred expenditure of 25,000 on the advertisement in the brochure of the political party। पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया। अगर कंपनी है ना, तो कंपनी है तो डिडक्शन मिल जाएगा। Is the company eligible for deduction in respect of such contribution or expenditure assuming that the contribution was made by check? If so, what is the quantum of deduction? 100% दोनों पे मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कराया ना, तो वो भी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है, और यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, एन इंडियन कंपनी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB इन रेस्पेक्ट ऑफ द एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय इट इन द प्रीवियस ईयर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, एंड फर्दर द वर्ड कंट्रीब्यूशन in section 80 GGB has meaning assigned in the Companies Act 1956। उसकी जगह अभी Companies Act 2023 आ गया, और उसमें ऐसा बोला है कि इट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो देयरफॉर एबीसी लिमिटेड इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टोटल 2,25,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ 2 लाख कंट्रीब्यूटेड टू इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड 25,000 इंकर्ड ऑन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ब्रोशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इट मे बी नोटेड दैट देयर इज अ स्पेसिफिक डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 27(2)(b in respect of expenditure incurred on the advertisement in the brochure of political party under the head PGBP में अलाउ नहीं होगा। Therefore, the expenditure of 25,000 would be disallowed while computing the PGBP income. However, the expenditure incurred by Indian company is allowed as deduction from the gross total income under section 80 GGB करके। ठीक है, डन। So this is the question number 12। मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके और आपका ये 6 हो चुका है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। एक बात बताओ मुझे, मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 को छोड़ के बाकी सब हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक हो चुका है, 2 to 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आपको समझा दूं 1 मिनट में, 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है पता है? ये गाइस एक बात बताऊं मैं आपको मैं आगे जाके एक चीज बताऊंगा कि भाई, अगर ये कल ये बताऊंगा कि अगर आप इनकम बेस्ड डिडक्शन ले रहे हो, और इनकम बेस्ड डिडक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं, यहां पे समझना। इनकम बेस्ड डिडक्शन है आपके, एक तो 80 QQB, एक 80 RRB और एक 80 JJAA। अब ये 80 JJAA है तो एम्प्लॉय कॉस्ट पे, बट इसको इनकम बेस्ड डिडक्शन में डाला हुआ है, लॉ मेकर्स की गलती है। ये 3 डिडक्शन ऐसे है ना
अगर आपको ये 3 डिडक्शन चाहिए तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता है। जो आपकी रिटर्न फाइलिंग करने की जो ड्यू डेट होती है ना, जो रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है, वो ड्यू डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपको ये 3 डिडक्शन चाहिए तो। 80 QQB, 80 RRB एंड 80 JJAA ये इनकम बेस्ड डिडक्शन माने जाते हैं अंडर चैप्टर 6 से इन द हेडिंग C करके। अब गाइस अगर ये तीनों डिडक्शन चाहिए तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो ये डिडक्शन नहीं मिलते। तो देखो अब यहां पे दो स्टेटमेंट दे रखे। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन ऑफ 80 JJAA. Filing of audit report in the prescribed form is must for the corporate SSC, but filing of written within the due date laid down in section 139(1) is not required. क्या रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करना पड़ेगा? रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ये 139(1) का टाइम लिमिट क्या होता है? ये रिटर्न फाइलिंग टॉपिक बाकी है, उसमें आएगा। बट गाइस आपको रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा एज वेल एज द आपको ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एंड लास्ट पार्ट, ये वाला जो पॉइंट है वो तो बेसिकली आपको अभी समझ में आएगा भी नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। इसको जो है वो आपको आगे जाके समझ में आएगा कि फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न, लेट रिटर्न फाइल किया एसएससी को फ्रॉम द क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। तो QQB अगर आपको रिटर्न डिडक्शन लेना है ना तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। आप लेट रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आप लेट रिटर्न फाइल करोगे तो 80 QQB आपको नहीं मिलेगा। गाइस ये भी आपको समझ में आ जाएगा रिटर्न फाइलिंग के टाइम। तो इस क्वेश्चन को अपन बाद में एक बार देखेंगे रिटर्न फाइलिंग के बाद, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक 13 तक सब हो चुका है। 14 लिखो होमवर्क। थोड़ा तो होमवर्क दे रहा हूं आज, थोड़ा सा दे देता हूं। मेरा देने का मन नहीं है बट तो भी दे देता हूं। इतने छोटा होमवर्क है ना, आपको लगेगा सर क्या होमवर्क देते हो सर, ऐसा कोई होमवर्क देते हैं क्या? अभी 80 C और 80 TTB का होमवर्क दे दिया। अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको 80 TTB में 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, 14 15 होमवर्क, 16 भी होमवर्क ले ही लो। जब बोल ही रहे हो तो 16 होमवर्क ले लो। 16 होमवर्क बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इजीली समझेगा आपको। 17 होमवर्क आज करके आइएगा, ठीक है? कल सुबह लेक्चर है आपका। 18 हो चुका है ऑलरेडी, मैंने 18 नहीं हुआ है तो लिख लो होमवर्क में, बट 18 हो चुका है शायद। 19 होमवर्क, बट गाइस 19 में छोटू सा यहां करेक्शन है 87A का रिबेट का। इसको आप एक बार चेंज कर दीजिए। अगर आपके बुक में ये चेंज नहीं है तो आपकी बुक में यहां 39,287 के बाद क्या 8662 है या नहीं? 8662 है या नहीं? सर पेंडिंग लिस्ट कल बताऊंगा, कल का लेक्चर रहेगा, उसके बाद में आपको पेंडिंग ज्यादा नहीं है, 6 लेक्चर बाकी है आपके, 6 लेक्चर बाकी है। दिस वीक में इट विल गेट कंप्लीटेड बाय सैटरडे करके, ठीक है? 6 लेक्चर बाकी है, वो सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। सर हमारे में ऑलरेडी सर, हाँ बट अगर मान लो ये करेक्शन किया हुआ है आपका तो ठीक है, करेक्शन नहीं किया है तो प्लीज कर लो आप। सर बहुत सारी बुक में करेक्शन किया हुआ है, ये 87A का रिबेट ले रखा है। इस क्वेश्चन को होमवर्क में नहीं करना है, इसको ऐसा लिखो होमवर्क में 2 दिन बाद करना है। होमवर्क 2 दिन बाद करना है, अभी नहीं करना। इस क्वेश्चन का होमवर्क अभी नहीं करना है, 2 दिन बाद करना है, ठीक है? इसको कॉपी कर लो, बस इतना सा चेंज किया है। 2 दिन बाद करना है क्योंकि 115 BSc से रिलेटेड कल अपन एक बार 115 BSc पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको 2 दिन बाद होमवर्क करना है, अभी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर आपका 19। 20 होमवर्क में लिख लो, छोटू सा क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर ऐसा कोई होमवर्क देते हैं क्या सर? 80C का डिडक्शन, 80E और 80G। 21 लिख लो होमवर्क में, बस सब क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में। 22 लिख लो होमवर्क में, सब दे दिए सर, ऐसा है ना, ऐसा चिटिंग कर रहे हो सर। 23 लिख लो होमवर्क में, सभी दे ही दिया सर। अब बचा क्या है सर? बचा क्या? एक बात बताऊं, अगर नहीं होना तो मुझे बोलना, मैं हूं ना। उसके बाद 24 लिख लो होमवर्क में, और 25 26 27 28 तो मैं करा चुका हूं। 28 तक वो तो मैं करा चुका हूं। 28 है वो तो सब करा चुके हैं, वो तो SCZ वाले थे, वो तो मैं करा चुका हूं आपको करके, ठीक है? तो आपको जो सिर्फ मैंने बोला है ऑल क्वेश्चन होमवर्क है, एक को छोड़ देना, बट वो 2 दिन बाद होमवर्क में करना है। कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में ये छोटू सा एक करेक्शन है और उसको 2 दिन बाद होमवर्क में करना है, आज नहीं करना। बाकी आज आप एक बार ट्राई कर लीजिए करके, ठीक है। कल सुबह आपका 7:30 बजे लेक्चर रहेगा। कल अपन 115 बीएससी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में आपका जो है वो एएमटी वाला कॉन्सेप्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे। तो कल अपन एएमटी और 115 बीएससी वो पढ़ेंगे। कल मैं आपको जो जैन वाला पेपर है, देखो आज अभी मैं डिस्कस करना चाहता था बट आप भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, नहीं कर पाओगे क्योंकि आज ऑलरेडी आप 4 घंटे डीटी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आज आप आराम से चाय पीजिए, रात को बैठे बैठे अगर क्वेश्चन कर पाए तो आप क्वेश्चन करिए और उसके बाद में जो है वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे पेपर। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय, टेक केयर। कल का लेक्चर रहेगा और कल मैं आपको उसके बाद के 5 लेक्चर है वो चाहिए तो मैं ओपन मोड में दे दूंगा करके, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना बहुत है।